हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने लिया है यूपीटेट इंग्लिश प्रैक्टिस टेस्ट और ये आपके आने वाले यूपीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। इसमें हमने लिए हैं इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन 61 to 90। तो एक प्रैक्टिस टेस्ट है और इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहे हैं यूपीटेट के। तो ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा। और इस चैनल पर हम इसी तरह के प्रैक्टिस सेट डालने वाले हैं 1 by 1, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, यानी 61 से। व्हाट विल बी द फेमिनिन जेंडर ऑफ विजार्ड। तो आपके पास कुछ टाइम है सोचने के लिए। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं बार बार हर क्वेश्चन के बाद में, जिससे आपको सोचने का समय मिले और आंसर आप दे सको। वाकई मैं बीच में ज़्यादा गैप नहीं लूँगा बताने के लिए, जिससे वीडियो आपका थोड़ा छोटा बने और आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। मैंने यूपीटेट एग्ज़ाम पर वीडियोज़ को देखा है बहुत सारे चैनल्स पर कि 1.5 घंटे में 10-10, 20-20 क्वेश्चन कराते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका मैं नहीं करूँगा। ये पहला वीडियो है यूपीटेट एग्ज़ाम पर, तो इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, वरना तो आपको सीधा प्रैक्टिस सेट और एक्सप्लेनेशन और आंसर से आपको मिलेंगे, जिससे आपकी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो। तो आपने आंसर सोच लिया होगा। तो राइट आंसर है यहाँ पर देखिए, विजार्ड का हमें बताना है फेमिनिन जेंडर। तो विजार्ड का यहाँ पर होगा राइट आंसर विच। विजार्ड मीन्स होता है जादूगर और विच मीन्स होते हैं जादूगरनी। क्वेश्चन नंबर 62, द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ विक्सन इज। मैस्कुलिन जेंडर हमें बताना है विक्सन का। विक्सन यहाँ पर क्या है, हमारा फेमिनिन जेंडर है, यानी ये यहाँ पर हमारी मादा है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फॉक्स। फॉक्स का मतलब होता है नर लोमड़ी। क्या होता है? नर लोमड़ी। और विक्सन का मतलब होता है मादा लोमड़ी। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। तो आपको यहाँ करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स को बताना है, जिसमें करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स लगे हुए हैं। पंक्चुएशन पे भी एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, और ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन होता है डायरेक्ट स्पीच पर ही होता है, क्योंकि इसमें एक साथ कई सारे पंक्चुएशन मार्क्स आ जाते हैं। तो राइट आंसर आपने सोच लिया होगा, तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। द मिनिस्टर सेड इलेक्शन विल बी हेल्ड इन एमपी, बिहार एंड ओडिशा। देखिए यहाँ पर जब भी डायरेक्ट स्पीच होती है तो यहाँ पर हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जहाँ पर ख़त्म होगा उसके जस्ट बाद कोमा का यूज़ होता है। यहाँ पर देखिए कोमा का यूज़ हुआ है। और जब हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसको हम यूज़ करते हैं, तो हमारा इन्वर्टेड कोमा से बंद होता है। तो दोनों साइड में इन्वर्टेड कोमाज ये हमारा लगा हुआ है, जैसा आप देख सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा इन्वर्टेड कोमाज हो गया और इससे पहले कोमा हो गया। और ये जो हमारा यहाँ पर देखिए सेंटेंस है, ये हमेशा हमारा कैपिटल लेटर से होना चाहिए स्टार्ट। तो कैपिटल लेटर का यूज़ भी हमारा पंक्चुएशन के अंतर्गत ही आता है, तो यहाँ पर कैपिटल लेटर भी हमारा होना चाहिए। और फिर देखिए यहाँ पर एक ही तरह के नाउन जुड़े हुए हैं, एमपी, बिहार, उड़ीसा, जो कि स्टेट है और ये नाउन है। जब भी एक ही तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच जुड़े हुए हों तो उनके बीच में हमें कोमा का यूज़ करना होता है। चाहे तो हम या बिहार के बाद भी कोमा का यूज़ कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, लेकिन एमपी के बाद में हमें ज़रूर कोमा लगाना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा इसलिए करेक्ट है, और लास्ट में यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप भी है। तो बाकी में आप देखेंगे तो इनमें सब में कुछ ना कुछ मिस्टेक छोड़ी हुई है। देखिए यहाँ पर ये स्मॉल लेटर से शुरू हुआ है और साइड के बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं, इसलिए गलत है। ऑप्शन 3 में देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कोमाज होना चाहिए था, जो नहीं दिया है, गलत है। ऑप्शन 4, द मिनिस्टर सेड इलेक्शन विल बी हेल्ड, तो यहाँ पर भी सेड के बाद में कोमा नहीं रखा गया है, तो इसलिए हमारा ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 64, विच अमंग द फॉलोइंग सफिक्सेस इज़ नॉट सुइटेबल फॉर द रूट वर्ड प्रिवेंट। कौन सा सफिक्स सूटेबल नहीं है प्रिवेंट के लिए,
जो रूट वर्ड प्रिवेंट है इसके लिए कौन सा सफिक्स सूटेबल नहीं है, यानी इसके बाद में सफिक्स होता है बाद में जुड़ने वाला ग्रुप ऑफ लेटर्स, और प्रीफिक्स होता है, प्री का मतलब पहले होता है, प्रीफिक्स होता है जो पहले जुड़ता है। तो सफिक्स का मतलब बाद में। अब देखिए यहाँ पर सभी को हम जोड़ेंगे तो प्रिवेंटेबल हो जाएगा, सही है। प्रिवेंटिंग भी हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी आईएनजी, ये भी सही है। प्रिवेंटिव भी हो जाएगा यानी निवारक, ये भी सही है। प्रिवेंटेबल रोकने योग्य है, प्रिवेंटिंग रोक रहा है इस तरीके से या रोकना, और प्रिवेंटियस नहीं होगा। तो इस तरह का कोई वर्ड हमने नहीं देखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 होगा हमारा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दिए गए वाक्य में आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, फ्रेजल वर्ब को। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे हैं इंग्लिश में तो ही आप उसको आंसर दे पाएंगे। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, आइडेंटिफाई द फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ आपको फ्रेजल वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। वर्ब के साथ में कुछ और वर्ड्स भी जुड़ते हैं, और ज़्यादातर क्या होते हैं वो प्रेपोजिशंस होते हैं, आप, ओन, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर द थीव्स ब्रोक इनटू द बैंक इन द मिडल ऑफ द नाइट। तो यहाँ पर ब्रोक जो है वर्ब है, ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन। तो यहाँ पर ये वर्ब होगी और इनटू यहाँ पर हमारा प्रेपोजिशन है, जुड़ा हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ब्रोक इनटू। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर दिया हुआ है ये ऑप्शन ए है, ब्रोक इनटू। बाकी सभी ये हमारे अलग हैं, गलत हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 66, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन, यानी सबसे उपयुक्त ऑप्शन के द्वारा सेंटेंस को पूरा करना है। आई डिडंट नो इन द पार्टी। देखिए एनीबडी, समबडी, नोबडी, समवन। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, एनीबडी। ये जब भी सेंटेंस नेगेटिव हो तो नेगेटिव के साथ में हम एनीबडी का यूज़ करते हैं, समबडी का नहीं करते हैं, और नोबडी आएगा ही नहीं क्योंकि डबल नेगेटिव नहीं हो सकता, और सम का भी नहीं आएगा क्योंकि सम का यूज़ नेगेटिव के साथ नहीं होता है, तो एनी का होता है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ होमोफोनिक पेयर। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, होमोफोनिक पेयर कौन सा यहाँ पर नहीं है, नॉट अ होमोफोनिक पेयर। होमो मीन्स होता है समान, और फोनिक मीन्स आवाज़, तो समान आवाज़ वाला। देखिए यहाँ पे स्टेयर, प्रिंसिपल, स्टील, किट और काइट। तो यहाँ पे काइट और किट ये हमारा होमोफोनिक नहीं है, तो ये ही हमारा यहाँ पर सही चयन होगा। स्टेयर होता है, स्टेयर मीन्स घूमना, स्टेयर मीन्स सीढ़ियाँ। प्रिंसिपल मीन्स प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत। स्टील मीन्स चुराना, और स्टील मीन्स धातु, और स्टील मीन्स चुराना। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डजंट हैव अ साइलेंट लेटर इन द प्रोनाउंसिएशन, यानी किस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में साइलेंट लेटर नहीं है, डजंट हैव। साइलेंट लेटर जिसमें नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए नोक में हमारा यहाँ पर के साइलेंट है, ऑरेंज में हमारा कोई भी साइलेंट नहीं है, ऑनेस्ट में यहाँ पर हमारा एच साइलेंट है, और डेट में यहाँ पर हमारा बी साइलेंट है। डेट मीन्स होता है कर्ज। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑरेंज। क्वेश्चन नंबर 69, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हु इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी दिए गए इस वाक्य में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है हु। सेंटेंस है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हु का यूज़ हुआ है यहाँ पर दोज के लिए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हमारा प्रोनाउन है, और कैसा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है।
तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरह का प्रोनाउन है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 70, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड सो इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दिए गए वाक्य में सो कैसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। श्रुति वांटेड टू वर्क सो शी वेंट टू हर रूम। श्रुति कार्य करना चाहती थी इसलिए वह अपने कमरे में गई। तो देखिए सीधा सा यहाँ पर ये क्या है, हमारा कंजंक्शन है जो कि हम यूज़ करते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस में। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ अ मॉडल वर्ब। किस वाक्य में मॉडल वर्ब यहाँ पर है। तो देखिए मॉडल वर्ब आप जानते हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ये बहुत सारी हमारी मॉडल वर्ब हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर एक ओट टू है जो कि ये भी हमारी एक ओट है, ये भी हमारी एक मॉडल वर्ब है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ अ पजेसिव प्रोनाउन। यानी किस वाक्य में पजेसिव प्रोनाउन है। तो देखिए पजेसिव प्रोनाउन को आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। देखिए जो भी हमारे अधिकार को दर्शाते हैं वो होते हैं हमारे पजेसिव प्रोनाउन, जैसे हिज, हर्स, देयर्स, आस, ओ यू आर एस, इस तरीके से ये हमारे क्या हैं पजेसिव प्रोनाउन है। योर्स, तो यहाँ पर देखिए आर्स का यूज हुआ है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये हमारे यहाँ पर क्या है पजेसिव प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ अ कलेक्टिव नाउन। किस वाक्य में कलेक्टिव नाउन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपने तैयारी की हुई है तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं होता है, लेकिन जिन्होंने तैयारी नहीं हो पाती तो उनके लिए हार्ड भी हो जाता है। देखिए यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए कैटल यहाँ पर हमें सिंगुलर ऐसा लगता है जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो, लेकिन ये क्या है यहाँ पर हमारा कलेक्टिव नाउन है, प्लूरल नाउन है। कलेक्टिव मतलब इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स, यानी बहुत सारे पशु। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए आर भी लगा हुआ है। तो कैटल जो वर्ड है ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस है उसको यहाँ पर आपको बताना है, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है, क्योंकि पैसिव वॉइस में क्या होता है बी वर्ब के जस्ट बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है। और बी वर्ब के बहुत सारे रूप हैं यहाँ पर, इज़, एम, आर, वाज, वर और बी, बीइंग, बीन। इनके बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तो समझो वो आपका पैसिव वॉइस है। अब देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए पहले वाले सेंटेंस में बी कहीं नहीं आया है तो ये गलत है। तीसरे वाले में भी वर्ब यहाँ पर है, बी कहीं नहीं आया तो गलत है। चौथे में इज़ यहाँ पर आया है लेकिन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो ये भी गलत है। अब दूसरे में देखते हैं, देखिए दूसरा हमारा करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर विल आया है और फिर बी फॉर्म आ गई है वर्ब की, और फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई, तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 75, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है एक्टिव वॉइस। अभी आपने पैसिव वॉइस को छांटना सीखा। मैंने बताया कि बी वर्ब्स के बाद में यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो आपका पैसिव वॉइस है। ठीक, इसका उल्टा हो जाएगा अलग। तो देखिए अब छांटे लेते हैं, पैसिव वॉइस के सेंटेंस को ही छांटे लेते हैं। देखिए पहले में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विल है, बी है, यानी बी वर्ब आ गई और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, ये हमारा एक्टिव इसमें नहीं है या नो है, तो ये यहाँ पर हमारी बी वर्ब नहीं आई, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पर इज़ है और ये नोट के बाद यहाँ पर टोट है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस में हुआ। पहला वाला भी पैसिव वॉइस में, दूसरा वाला एक्टिव में। अब आइए चौथे पर, ही वाज नोक्ड। देखिए वॉज आ गया बी वर्ब और ये नोक होगी थर्ड फॉर्म, तो ये हमारी होगी पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा 2 करेक्ट है क्योंकि इसमें बस केवल एक्टिव वॉइस, एक्टिव वर्ब आई है।
क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज एन एक्सक्लेमेटरी वन। कौन सा वाक्य यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी है। तो ये भी सेंटेंस के टाइप्स में आ गया, और टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी इसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आपको बताना है। देखिए वेरी इजी है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। ये जो हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क है इस तरीके से, ये आपको ज़्यादातर मिलेगा, ठीक है। तो ये बाकी किसी में नहीं है, इसी से आप पहचान सकते हो। तो ये हमारा बहुत ही ईजी है, ऑप्शन नंबर 4, हाउ ब्यूटीफुल इज़ द मॉर्निंग टुडे। और इनमें हृदय की तीव्र भावनाओं, आश्चर्य, शोक, दुख आदि को प्रकट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ अ साइलेंट लेटर इन इट। यानी कौन से वाक्य में साइलेंट लेटर है। तो ऑप्शन यहाँ पर है, तो देखिए राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर CALM। तो यहाँ पर जो L है वो साइलेंट है, इसको हम पढ़ते हैं काम। क्या पढ़ते हैं, काम। तो यहाँ पर ऑप्शन सही है, हो जाएगा हमारा। काम मीन्स होता है शांत। बाकी में हमारा कोई साइलेंट लेटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ अ डायरेक्ट नरेशन। यानी किस में डायरेक्ट नरेशन है। तो देखिए डायरेक्ट नरेशन में आपको एक तो एक कोमा मिलना चाहिए, और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हमारी इन्वर्टेड कोमाज के बीच में होनी चाहिए, इस तरीके से। अब देख लेते हैं किस में ये है। देखिए पहले में नहीं है इन्वर्टेड कोमाज, तो गलत है। दूसरे में नहीं है, तो ये भी गलत है। चौथे में भी नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा 2 करेक्ट है। यहाँ पर देखिए कोमा भी है और इन्वर्टेड कोमाज भी हैं, तो ये ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ द एंटोनिम ऑफ नैरो। किस वाक्य में नैरो का यहाँ पर आपको एंटोनिम बताना है। किस वाक्य में नैरो का एंटोनिम है। एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा। तो देखिए नैरो मीन्स होता है क्या, संकुचित या कम चौड़ा। तो इसका उल्टा आपको ढूंढना है। तो नैरो का सही हो जाएगा यहाँ पर, ही इज़ अ गुड बॉय, शी इज़ अटरली सेल्फिश, आई एडमायर हिज ब्रॉड आउटलुक। तो यहाँ पर देखिए ब्रॉड, वेल इनफ। तो यहाँ पर ब्रॉड हमारा ये हो जाएगा नैरो का उल्टा। ब्रॉड मीन्स होता है विस्तृत। क्या होता है, विस्तृत या फिर चौड़ा। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 80, अकॉर्डिंग टू द NCF 2005, लर्निंग इज एंड इन इट्स कैरेक्टर। तो देखिए इसका आंसर आप चाहे तो खुद भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट है, एक्टिव एंड सोशल। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट डज मोटिवेशन डू इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन क्या करता है लर्निंग की प्रोसेस में। तो सारे ऑप्शंस को आप पढ़ सकते हैं। इट शार्पन्स मेमोरी, नहीं। इट मेक्स लर्नर्स थिंक अनडायरेक्शनली, नो। इट डिफ्रेंशिएट न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग, नो। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट है, इट क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग। यानी मोटिवेशन का कार्य ही लर्निंग के लिए इंटरेस्ट उत्पन्न करना होता है। क्वेश्चन नंबर 82, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस। सही प्रेपोजिशन के द्वारा आपको खाली स्थान भरना है। अशोका इज वर्थी रिमेम्बरेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, वर्थी ऑफ रिमेम्बरेंस, यानी यादगार के योग्य, याद रखने योग्य। 83, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट बताना है सेंटेंस का, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा वर्ब से पहले आता है, तो कैन यहाँ पर हमारी वर्ब है, बाकी ये हमारा प्रेडिकेट है पूरा वर्ब से लेके। तो सब्जेक्ट हमारा हुआ नो मैन, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, नो मैन। क्वेश्चन नंबर 84,
विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द वर्ड हु यहाँ पर कैसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो ये शायद पहले भी मैं ले चुका हूँ इसमें, तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 85, स्कर्वी मीन्स, स्कर्वी का क्या अर्थ है? तो ये पैसेज में से लिया गया क्वेश्चन है, पैसेज में ये क्वेश्चन था, तो कॉमन सेंस पर आधारित क्वेश्चन है। हालांकि पैसेज में इसका आंसर नहीं था, लेकिन कॉमन सेंस पर आधारित है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर। ए डिसीज़ रिजल्टिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं स्कर्वी, जिसमें दांत वांत खराब हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, आइडेंटिफाई द रॉन्ग कलेक्टिव नाउन, तो यहाँ पर आपको रॉन्ग कलेक्टिव नाउन को चुनना है। तो देखिए यहाँ पर आर्मी हमारा करेक्ट है, सीजर्स भी करेक्ट है, कैंची, डॉटर्स इन लॉ भी करेक्ट है, ये जो सीप्स है ये करेक्ट नहीं है। सीप को हम सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में ही सीप की तरह ही यूज़ करते हैं, तो इसका कलेक्टिव नाउन भी सीप ही होगा, इसमें एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। 87, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको करेक्ट सेंटेंस को बताना है, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर प्लीज़ लुक एट माई सर्टिफिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 88, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, तो सही के साथ में खालिस्तान को भरना है, तो राइट आंसर हो जाएगा लिबर्टी विद लाइसेंस। 89, विच कंजंक्शन विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू द join the following sentences, दोनों वाक्यों को आपको जोड़ना है। he lost the prize, he tried his best, तो देखिए उसने प्राइज़ को खो दिया, उसने अपना पूरा प्रयास किया, तो यहाँ पर एज तो नहीं आएगा, बिकॉज भी नहीं आएगा, फॉर भी नहीं आएगा, दो यहाँ पर करेक्ट होगा। he lost the prize though he tried his best, उसने प्राइज़ खो दिया यद्यपि उसने अपना पूरा प्रयास किया, दो का मतलब यहाँ पर होता है यद्यपि, तो यहाँ पर दो हमारा सही होगा। लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज प्रेडिकेट, कौन सा भाग इसका प्रेडिकेट है? ऑन सैटरडे मॉर्निंग माई फ्रेंड्स एंड आई प्ले फुटबॉल इन द पार्क, तो देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये तो हो गया माई फ्रेंड्स एंड आई, ठीक है, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर डूअर है, और बाकी जो बचेगा वो हमारा प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है ऑन सैटरडे मॉर्निंग आई प्ले फुटबॉल इन द पार्क, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर हमारा करेक्ट है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप इसी तरह के प्रैक्टिस सेट चाहते हैं जो आपके एग्ज़ाम लेवल के हों और एग्ज़ाम में आपको हेल्प करें, तो फिर वीडियो के नीचे कमेंट करें, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।